नमस्कार। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी शहजादा। सुधा खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, स्वभाव की ठंडी मगर घरेलू, खाना पकाने में होशियार, सीने पिरोने में माहिर, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर ना सुंदर थी ना अमीर ना चंचल। मन को लुभाने वाली कोई बात उसमें ना थी। बस वो तो एक बहुत ही शर्मीली सी और शांत प्रकृति वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़िया बनाती और उनसे बातें करती, उन्हें तिनकों की रसोई में बिठाकर खुद अपने हाथ से खिलाती। जब कोई दूसरी लड़की उसके पास आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरीर लड़का उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो चुपचाप रोने लगती, रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और मित्र बहुत कम थे। शर्मीला स्वभाव अभी तक उसके साथ चल रहा था। उसका बाप जीवन राम नथुमल वॉच मर्चेंट के यहाँ चौक की दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला रहा था। उसकी स्थिति ऐसी ना थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की शिक्षा दिला सके। इस पर भी उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था तो केवल इस विचार से कि शायद इस प्रकार उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके मन में ये भी विचार आता था, संभव है कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर मोहित हो जाए। मगर जब वो सुधा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सुकड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसके कम बोलने का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का भरकर गुड़गुड़ाने लगता। सुधा के लिए तो कोई वर घेर घार कर लाना होगा, मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के वर बहुत दहेज मांगते थे और उसकी हालत ऐसी ना थी कि वो बहुत तो क्या थोड़ा सा भी दहेज दे सके। विचारों के भाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल प्रेम की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक राम की बेटी गोपी ही को देखो, बाप हेल्थ मिनिस्ट्री में तीसरे वर्ग का क्लर्क है, मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है, मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार पर बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर गोपी तो बहुत ही सुंदर है और हमारी सुधा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी वर को घेरना ही पड़ेगा, जिस तरह सुधा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह तो सुधा की माँ ने बात चलाई थी, मगर वो बात आगे ना बढ़ सकी। एक बार तो उसने गिरह इतनी मजबूत बांधी कि लड़का खुद घर चलकर सुधा को देखने आ गया, मगर सुधा उसे पसंद ना आई। लड़का स्वयं भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक मारा ठिगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर लड़की गोरी चाहता था और दहेज में एक स्कूटर मांगता था। यहाँ सुधा का बाप एक साइकिल तक ना दे सकता था, इसलिए मामला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये सुधा के बाप को मालूम नहीं था कि उस कुरूप ठिगने के मना करने पर सुधा कितनी खुश हुई थी। ये कोई नहीं जानता था कि सुधा के विचारों की उड़ान कितनी ऊंची और विशाल है। अपनी तंग और अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को ना तो उसका बाप जीवन राम जानता था, ना उसकी माँ जानती थी कि सुधा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से साधारण रंग रूप की लड़की थी, मगर उसने अपने हृदय के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके रूप की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं, और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की भांति इठलाते युवक अगर उसके रॉकेट जहाज देख लें तो क्या आश्चर्य में न खो जाएं।
ये मेरी ओर देखते भी नहीं। और ठीक भी है, घर की धुली सलवार और सिलवटों वाली काली फ्रॉक पहनने वाली मुझ जैसी लड़की को भला कोई क्यों देखेगा? तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूं? सुधा मन ही मन ये सोचती। इंटर पास करके जीवन राम ने सुधा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी तोताराम से कहा, जो सेवामल वूल क्लॉथ मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत शब्द कितना सरल और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। 2 वर्ष और बीत गए। सुधा अब आसफ अली रोड की एक फर्म में टाइपिस्ट थी। वो पहले से भी ज्यादा शांत, स्वाभिमानी और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई थी क्योंकि सुधा घर में 100 रुपए लाती थी। ऑफिस के काम से छुट्टी पाकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। बीए करने का इरादा रखती थी। घर की हालत थोड़ी सुधरने पर जीवन राम और उसकी माँ ने सुधा के वर्क के लिए ज्यादा भरोसे से कोशिश शुरू कर दी थी। वो सुधा की तनख्वाह में से बहुत कम खर्च करते थे और स्कूटर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद जीवन राम एक लड़के के माता पिता को स्कूटर का लालच देकर घेरने में सफल हुआ। मंगनी की रकम, शादी का दहेज, दहेज की नकदी, सारी ही आवश्यक बातें जब तय हो गईं, तो मोती, जो लड़के का नाम था और वास्तव में शक्ल सूरत में मोती ही की तरह उजला और सुंदर था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। मोती ने गहरे ब्राउन रंग का ऊनी सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर मालूम होते थे। उसकी कमीज के कफ से बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और सुंदर लगते थे। और जब वो सजी सजाई सुधा की तरफ देखकर मुस्कुराया, तो अंदर ही अंदर उस अबोध लड़की का हृदय पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली मोती को भेंट कर सकी। मोती चाय पीकर और धन्यवाद देकर बड़ी नम्रता से विदा हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। उस रात सुधा सो न सकी। रात भर उसकी आंखों में मोती का सुंदर चेहरा और शरीर डोलता रहा और रात भर मोती के हाथों का हल्का सा स्पर्श उसकी आत्मा को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं। सुधा की मां गुस्से से साग को कढ़ाई में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा इंद्र है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर पकौड़ा जैसी नाक नहीं देखता और अपने नीग्रो जैसे घुंघराले बाल नहीं देखता, अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भेंगी थी, सफा भेंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी सूरत की चूहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोरी के फूसड़े। लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतनी जोर से कढ़ाई में करछी चलाई जैसे वो साग की जगह उसी लड़के को भून रही हो। सुधा को ऐसा लगा कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद ऑफिस वालों को भी विचार ये था कि सुधा कुछ अनुभव ही नहीं करती। वो ऑफिस के काम के लिए बहुत ही उचित और उपयोगी लड़की है। ना किसी से प्रेम करे, ना किसी को उससे प्रेम हो। दिन प्रतिदिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। मोती के मना करने पर सुधा के दिल पर क्या बीती ये किसी को मालूम ना हो सका। पहली बार उसने जीवन में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम नहीं था। होता भी कैसे? सुधा कहती भी क्या किसी से कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और नापसंद करके चला गया। लोग तो प्रेम में रोते हैं, वो बेचारे कुछ कह भी ना सकती थी।
उस दिन ऑफिस में उसने ओवरटाइम किया और जब अंधेरा काफी बढ़ गया तो वो ऑफिस से बाहर निकली और अपने भूरे रंग का पर्स झुलाती हुई सामने के आसफ अली पार्क में चली गई और एक बेंच पर अकेली बैठ गई। सुधा हर रोज यहाँ आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर सुस्ताती थी। उसे अकेलेपन से डर न लगता था। वो उसका एकमात्र सहारा था। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका मित्र था। आज अंधेरा गहरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर की बेंच भी खूब ठंडी थी। कुछ मिनटों तक सुधा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान ना गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, अकेली? सुधा ने आंखें खोली। सामने मोती मुस्कुरा रहा था। वही सुंदर ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट लिए। उसके हाथ उतने ही सुंदर थे। सुधा के गले में कोई चीज आकर रुकने लगी। वो बोल ना सकी। मोती उसके पास आकर बैठ गया, इतना पास कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से छू रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरे मना करने पर गुस्सा आ रहा है ना? सुधा ने धीरे से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? सुधा ने फिर हाँ के भाव से धीरे से सर हिला दिया और आंसू छलक कर उसके कपोलों पर आ गए और वो रोने लगी। मोती ने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ, हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा? क्या तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ सपाटपन देखा? मोती, तुम मेरे चेहरे की रंगत से डर गए। तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के स्पर्श को अपने सुंदर बालों में अनुभव नहीं किया, मेरे कुंवारे शरीर को अपने हाथों में कांपते नहीं देखा। तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी स्पीच वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? उसे बस इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी और उसका सर मोती के कंधे पर था और मोती उसके कंधों को धीरे धीरे थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची और जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा, ऑफिस में देर हो गई। फिर पर्स को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस भरोसे से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई। उसका बाप चौंक गया। आज सुधा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक मध्यम सी रेखा थी। सुधा की माँ ने अपने होंठ चबाकर चतुर नजरों से अपने पति की ओर इस तरह देखा जैसे उसने अपनी बेटी का रहस्य भांप लिया हो। जीवन राम ने भी एक पल के लिए खुशी की नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा। जरूर कोई बात है और सुधा चूंकि स्त्री है इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है, ऐसा दोनों पति पत्नी ने उसी क्षण सोच लिया। 8-10 दिनों के बाद इस संदेह को और बल प्राप्त हुआ जब एक लड़का अपनी मां के साथ सुधा को देखने के लिए आया और इस बार लड़के के स्थान पर सुधा ने शादी से इनकार कर दिया। तो पहले तो उसकी मां अचंभे में पड़ गई, फिर उसके दिल में वो संदेह और बलवान होता चला गया, जरूर कोई है। वो चुपके चुपके अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान तैयार करने लगी और जीवन राम हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब सुधा चुपके से आकर अपनी माँ से सब बातें कह देगी और बुढ़ा जीवन राम पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर गुस्से से सुधा को घूरेगा
तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे अलग ही अलग अपने लिए वर पसंद कर लिया। निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक काटने वाली। फिर वो समझाने बुझाने पर नरम पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो सुधा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 वर्ष की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, मगर सुधा ने कुछ ना बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जले कभी कुछ मुंह से ना फूटी। थक हार कर उसके माँ बाप ने फिर 2-3 वर ढूंढे, मगर सुधा ने साफ इनकार कर दिया। अंतिम वर जो उसके बाप ने उसके लिए ढूंढा वो एक रंडवा हलवाई था, जिसकी उम्र 40 को पार कर चुकी थी। उस दिन आकाश के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम को सुधा ने मोती को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बुढ़ा हलवाई ढूंढ कर लाए थे। फिर मोती ने हंसकर पूछा। मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने मना क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जीवन भर आराम से बैठी मिठाई खाती, मोती बोला। और तुम्हें छोड़ देती? सुधा ने प्यार भरे गुस्से से मोती की तरफ देखकर कहा। मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की, मोती ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा। तो क्या हुआ? सुधा उसके गाल को अपने गाल से सहलाते हुए बोली। तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे। मोती हंसकर बोला, हाँ ये तो ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूं, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे ना थे, सुधा मोती की ओर चंचल नजरों से देखकर बोली। शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो नहीं था, और किसी के दिल को समझते हुए देर भी लग जाती है, मोती ने सुधा के कानों में धीरे से कहा। कल कहाँ मिलोगे? जहां कहो, लवर्स लेन में। हाँ, सुधा बोली। कोटले में घोड़ों की नुमाइश हो रही है, मोती ने कहा। मैं क्या घोड़े खरीद कर पालूंगी? सुधा हंसी। ओल्ड हॉल में साहित्यकारों की नुमाइश है, मोती बोला। ना बाबा, सुधा ने कानों पर हाथ रखे। मोती खामोश हो गया। फिर सुधा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे बसंत सिनेमा में, मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी, तुम ठीक 5:45 बजे वहां पहुंच जाना। टिकट मैं खरीद लूंगा, मोती बोला। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना, मैं कब मना करती हूँ। मगर भूलना नहीं, कल शाम को 5:45 बजे बसंत सिनेमा के बाहर। बसंत सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। सुधा ने 2 टिकट खरीद लिए थे और अब वो मोती का इंतजार कर रही थी। उसने आध पाव चिलगोजे और 1 छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे बड़ा शौक था। 5:45 हो गए, 6 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए, नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। मोती नहीं आया। 6:15 के लगभग वो हॉल में जा बैठी। उसने अपने साथ वाली खाली सीट पर अपना रुमाल रख दिया, चिलगोजों और किशमिश के लिफाफे भी। धीरे धीरे हॉल भर गया, मगर मोती नहीं आया। फिर जब हॉल की बत्तियां बुझ गईं और पिक्चर शुरू हो गई, तो सुधा ने मोती का हाथ अपने हाथ पर अनुभव किया। वो अंधेरे में चुपके से आकर साथ वाली सीट पर बैठ गया था। सुधा ने उसके हाथ को दबाते हुए कहा, बड़ी राह दिखाते हो। सॉरी, मोती के स्वर में बहुत नम्रता थी। मैं तुम्हारे लिए चिलगोजे और किशमिश लाई हूँ, खा लो। मोती ने किशमिश के कुछ दाने उठाकर अपने मुंह में डाल लिए और सुधा खुशी की एक गहरी सांस लेकर पिक्चर देखने में व्यस्त हो गई। अब बातें करने का समय नहीं था।
वो अनुभव कर सकती थी कि मोती का हाथ उसके हाथ में है, वो उसके साथ कुर्सी पर बैठा है। धीरे धीरे हर किसी को इस परिवर्तन का अनुभव हुआ। सुधा की मैली मैली आंखें उजली होती गईं, सीने का उभार और निखरने लगा, कमर लचकने लगी। वो दिन प्रतिदिन रूपवती और मनमोहिनी होती गई। अब उसके कपड़े अति स्वच्छ और सुथरे थे, होते अवश्य मूल्यहीन थे, मगर बहुत अच्छे सिले होते थे। उसके ऑफिस की लड़कियों ने चलकर एक दिन सुधा से पूछा, कैसा है वो तेरा? गोरा रंग है, बाल घुंघराले हैं, हंसता है तो मोती झड़ते हैं, सुधा जवाब देती। कितनी तनख्वाह पाता है? 1200। 1200? लड़कियां चीख कर पूछती। 1200 तो हमारे फर्म के मैनेजर की तनख्वाह है। वो भी एक फर्म में मैनेजर है, सुधा उत्तर देती। अरे हमें दिखाएगी नहीं? बस एक बार दिखा दे, हम देख तो लें कैसा है तुम्हारा वो। दिखा भी दूंगी, कहो तो ऑफिस में बुलाकर दिखा दूं, सुधा कहती। ये तो उसने यूं ही कह दिया था, नहीं तो सुधा कहां मोती को दिखाने वाली थी। वो मर जाती मगर अपने मोती को ना दिखाती। इन छोकरियों का क्या भरोसा। सुधा का बुढ़ा बाप कुड़ कुड़ कर मर गया और उसके मरने के बाद अगले कुछ वर्षों में सुधा के भाइयों की शादी हो गई और वो लोग अपनी अपनी बीवियां लेकर अपनी अपनी नौकरियों के ठिकाने पर चले गए। फिर उसकी छोटी बहन की भी शादी हो गई। फिर उसकी माँ भी अपनी बड़ी लड़की के कुंवारेपन के दुख में सुलग सुलग कर मर गई और सुधा उस घर में अकेली रह गई। कुछ महीनों के बाद उसने ये घर भी छोड़ दिया और सिविल लाइंस में एक अच्छे से मकान की दूसरी मंजिल में 2 कमरे लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगी। उसके रहने के भाग का दरवाजा अलग से बाहर खुलता था और अब वो अपने रख रखाव की स्वयं अधिकारी थी। अब वो 35 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल से 30 वर्ष की मालूम होती थी। उसके होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट खेलती रहती और आंखों में खुशियों के साए से नाचते रहते। वो पहले से ज्यादा भावुक और स्वाभिमानी हो गई थी। वो स्टेनो भी हो गई थी। उसने बीए भी कर लिया था। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और किताबें पढ़ने का उसे बहुत शौक था। कई साल से वो मांग में सिंदूर भर रही थी और माथे पर सुहाग बिंदिया सजाती थी और लोगों को ये तो मालूम ना था कि उसकी शादी कहाँ हुई है और कौन उसका पति है, मगर लोग इतना अवश्य जानते थे कि कोई उसका है जिसके साथ वो अपनी शामें बिताती है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते सुने गए कि जो कोई भी है उसके अपने कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हुई, मगर वो दोनों रोज शाम के धुंधलके में मिलते हैं और जब दुनिया सो जाती है और जब कोई किसी को नहीं देखता, उन क्षणों में कोई सुधा के यहाँ आता है, धीरे से दरवाजा खटखटाता है और खामोशी से अंदर आ जाता है। लोगों ने उसे देखा नहीं था, मगर लोगों का ख्याल यही था। वो सुधा से कुछ कहते नहीं थे क्योंकि सुधा अब एक अति भावुक और स्वाभिमानी स्त्री बन चुकी थी और जिसके माथे पर सिंदूर का बड़ा टीका जगमगाता हो, उसे कोई क्या कह सकता था। वो शाम सुधा की 40वीं वर्षगांठ की शाम थी। आज सुधा बहुत शांत थी। मोती भी चुपचाप सा था। वो अब भी उतना ही सुंदर था जितना जवानी में था। अब वो प्रतिदिन उसी ब्राउन सूट में आकर सुधा से मिलता था क्योंकि सुधा का आदेश यही था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मोती पर जीवन के बहाव ने तथा समय के घाव ने अधिक निशान नहीं छोड़े, केवल उसकी कनपटियों पर सफेद बाल आ गए हैं और वो एक छड़ी लेकर चलता था जो उसकी 50वीं वर्षगांठ पर स्वयं सुधा ने उसे भेंट स्वरूप दी थी। वो पहले ही की तरह इतना सुंदर और मनमोहक था कि उसे देखते ही सुधा के हृदय में खतरे की घंटियां बजने लगती थीं। मोती ने धीरे से पूछा,
तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं करी? एक बार इनकार के बाद सुधा ने धीरे से कहा, तुमसे शादी नहीं की जा सकती थी, केवल प्रेम किया जा सकता था। अब तुम ये कैसे जान सकोगे कि जिस दिन तुमने इनकार किया था उसी दिन से तुम मेरे हो गए थे। इसे जानने के लिए एक स्त्री का हृदय चाहिए। मोती खामोश रहा। बहुत देर के बाद बोला, आज तुम 40 वर्ष की हो चुकी हो, क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने मुझसे शादी नहीं की? ये सुनकर सुधा खामोश हो गई। इतनी देर खामोश रही कि मोती को शक हुआ कहीं सुधा मन ही मन रो न रही हो। सुधा, उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। सोच रही थी, सुधा धीरे से बोली, तुमसे शादी ना करके मैंने क्या खोया है? क्या कोई ऐसी शाम थी जो मैंने तुम्हारे साथ ना बिताई हो? सोचो तो, कहाँ कहाँ हम नहीं गए, जहां जहां मैंने तुम्हें बुलाया क्या तुम वहां नहीं पहुंचे? और जिस समय भी बुलाया क्या उसी समय सब काम छोड़कर तुम नहीं आए? अगर शादी का नाम संबंध है तो वो मुझे प्राप्त है। फिर ये भी सोचो कि इस अटूट संबंध में मेरा तुम्हारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैंने सदा तुम्हें दयालु और मुस्कुराते हुए पाया। अनेकों बार जब मेरे हाथों को तुम्हारे हाथों की जरूरत हुई, उनके स्पर्श की गर्मी मैंने अपने शरीर के रोम रोम में अनुभव की। सुधा ने एक गहरी खुशी से अपने आप को मोती की बाहों में ढीला छोड़ दिया और फिर उसे ऐसा लगा कि मोती की 2 बाहें नहीं हैं, बल्कि 4 बाहें हैं, 8 बाहें हैं, और वो अपने शरीर के रोम रोम में उसकी बाहों को अनुभव कर रही थी, जो उसे भींचकर अपने सीने से लगा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब सुधा ने आंखें खोली तो उसका खुशियों से भरा स्वप्निल चेहरा बता रहा था कि उससे अभी अभी प्रेम किया गया है। वो शाम, वो रात सुधा को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो रात पूर्ण थी और वो क्षण पूर्ण था और उन दोनों के जीवन पूर्ण थे। इस घटना के थोड़े दिनों बाद उसके ऑफिस का मैनेजर बदली हो गया और जो मैनेजर उसके स्थान पर आया उसे सुधा बहुत नापसंद करने लगी थी। एक तो वो बहुत बदसूरत था। किसी समय में उसका रंग गोरा अवश्य रहा होगा, मगर अब तो पुराने तांबे का सा था और मोटी नाक पर लगातार शराब पीने से नीला पीला जाल सा फैला था। और सुधा को अपने नए मैनेजर की नाक देखकर सदा ये गुमान होता कि ये नाक नहीं, एक फफोला है जो अभी बातें करते करते उसके सामने फट जाएगा। उसके गाल जबड़ों पर लटक गए थे, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे, सर के सारे बाल उड़ गए थे और जब वो बात करता था तो ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बुढ़ा मेंढक किसी काई भरे तालाब के अंदर से बोल रहा हो। अजीब सी घिन थी सुधा को उससे, लेकिन मुसीबत ये थी कि अब ऑफिस में इतने साल से काम करते करते वो हेड स्टेनो बन चुकी थी और उसे दिन भर मैनेजर के कमरे में रहना पड़ता था और इससे उसे बहुत चिढ़ लगती थी। लेकिन इससे ज्यादा चिढ़ उसे ये सोचकर लगती थी कि उसने इस बदसूरत इंसान को इससे पहले भी कहीं देखा है, जैसे ये सूरत जानी पहचानी हो, मगर कहाँ? बार बार याद करने पर भी उसको याद ना आती थी। हाँ, देखा होगा इस मरघल्ले को कनॉट प्लेस में चक्कर लगाते हुए कहीं, सुधा अपने आप को समझाते हुए कहती। मगर फिर कभी कहीं मैनेजर किसी फाइल को स्वयं उठाकर सुधा की मेज पर रखते हुए अपने हाथों से कोई ऐसी हरकत करता कि सुधा का मन बेचैन हो जाता और वो सोचने लगती, कौन था वो? किससे उसके ये आचरण मेल खाते हैं? ध्यान करने पर भी वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सकती और अपना काम फिर करने लगती, मगर दिन भर उसके हृदय में एक चुभन सी होती रहती। पहली तारीख को जब तनख्वाह बढ़ चुकी और लोग अपने अपने घरों को चले गए तो नए मैनेजर ने सुधा को किसी काम से रोक लिया और उसे अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बिठा लिया। फिर उसने एक कैबिनेट खोलकर उसमें से एक गिलास निकाला और विस्की की बोतल और सोडा, और पहला पैग वो गटागट चढ़ा गया था।
सुधा उसे आश्चर्य से देखने लगी और गुस्से से उठकर जाने लगी कि मैनेजर ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया और बोला, आज जब तुम्हारी तरक्की की फाइल मेरे सामने आई तो मुझे मालूम हुआ कि ऑफिस में सबसे पुरानी नौकर तुम ही हो। ये बड़ी खुशी की बात है। सुधा चुप रही। तुम्हारा नाम सुधा है ना? मैनेजर बड़ी आतुरता से बोला। सुधा बड़े आश्चर्य से उसको देखने लगी। इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहा है, क्या ये मेरा नाम भी नहीं जानता? आखिर इसे हुआ क्या है? मेरा मतलब है, मैनेजर दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट पीकर बोला, तुम वही सुधा हो ना जिसके बाप का नाम जीवन राम है? सुधा बहुत तीखे स्वर में बोली, हाँ, मेरे बाप का नाम भी मेरी फाइल में लिखा है, फिर मुझसे पूछने की जरूरत क्या है? वो लगभग उठते उठते बोली। बैठो बैठो, मैनेजर ने फिर उसकी खुशामद करते हुए कहा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहने लगा। नहीं, सुधा गुस्से से बोली। तुम अपने पिता के साथ मोहल्ला जिंदा में रहती थी ना? हाँ, सुधा बोली। मैं एक दिन तुम्हारे घर आया था, तुम्हें देखा भी था, तुमसे बातें भी की थी। बूढ़े मैनेजर ने मुस्कुराकर सुधा से कहा, अब तुम एक स्त्री बन चुकी हो, मगर तब तुम ऐसी ना थी। तब तुम एक साधारण सी लड़की थी और मैंने तुम्हें देखा था और तुमसे बातें भी की थी। कब? सुधा अधीरता से बोली। बूढ़ा मैनेजर देर तक सुधा को देखता रहा। अंत में धीरे से बोला, मैं मोती हूं। सुधा सन्नाटे में आ गई। मैं बड़ा अभागा था जो तुमसे शादी ना करी। मैं तुम्हें अच्छी तरह ना देख सका, ना समझ सका। उन कुछ पलों में कोई क्या जान सकता है? सूरत भी तो नहीं पहचान सकता, क्योंकि एक सूरत शरीर के अंदर भी तो छुपी रहती है। मैं नौजवान था, दौलत और गोरे रंग का लालची। जो बीवी मुझे मिली वो दौलत भी लाई थी और सफेद चमड़ी भी, और उसके साथ एक घमंडी, चिड़चिड़ा, निर्मम स्वभाव भी लाई थी। कुछ ही वर्षों में मेरे 5 बच्चे हो गए। उनमें से कितने मेरे थे मैं कह नहीं सकता, मगर लोग तरह तरह की बातें बताते थे और मैं सुनता था और पीता था, दूसरी औरतों के पास जाता था। नाकामी और रूखेपन का जहर मेरे रोम रोम में फैल गया और मैं समय से पहले बुढ़ा हो गया और बुझ गया। अब वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे कुछ ना कहूँगा, और उसे कहूँ भी क्या? कसूर तो मेरा है, मेरी इन आँखों का है जो तुम्हें ना पहचान सकी। मेरी आंखों ने एक हीरा देखा और पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या तुम किसी तरह मुझे क्षमा नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? मेरी उम्र ज्यादा नहीं, मुझे तो प्रेम भी नहीं मिला, जिसके लिए मैं सारी उम्र तरसता रहा। वो कहे जा रहा था और सुधा फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी, और उसका जी चाहता था कि वो उससे कहे, अब तुम आए हो, बुढ़े, बदसूरत और गंजे होकर, भयानक रोगों का शिकार होकर। अब तुम मुझसे शादी के लिए कह रहे हो, मगर मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हें दे दी, और तुम्हें मालूम तक ना हुआ कि मैंने अपनी सारी जवानी तुम्हारे विचारों में खो दी। जीवन भर मैं सड़कों पर अकेली चलती रही तुम्हारे साए के साथ, अंधेरे पार्कों में बैठी रही तुम्हारे विचारों के साथ। मैंने स्वयं अपने हाथ से खर्च करके तुमसे साड़ियों के उपहार लिए, सिनेमा देखा अपने साथ की सीट खाली रखकर। मेरा बाप मर गया और मेरी माँ मर गई। तुम्हारे विचारों को अपनी धरोहर मानकर अपने कुंवारेपन के 40 वर्ष आंखें, कान और होंठ बंद करके तुम्हारी ही कामना में बिता दिए थे। मैं कितनी खुश थी, कितनी मगन थी। मैंने तो तुमसे कभी कुछ ना मांगा, ना शादी का प्यार, ना सुहाग की रात, बस केवल तुम्हारा एक विचार, और तुम आज उसे भी नरक की चिता में भस्म करने के लिए मेरे शहर में चले आए हो। मगर सुधा मोती से कुछ न कह सकी। वो मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी, और जब मोती ने उसका हाथ थामना चाहा तो वो गुस्से से झुंझला गई।
और उसका हाथ झटक कर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मोती उसे बुलाता ही रहा, मगर वो भागकर सड़क पर जा पहुंची। सड़क पर अंधेरा था, मगर फिर भी बिजली की बत्तियों की इतनी रोशनी थी कि लोग उसके आंसू देख लेते। मगर उसने किसी की चिंता नहीं की और वो रोती हुई आगे बढ़ गई। आसिफ अली पार्क के पास पहुंचकर वो ठिठकी। एक पल के लिए उसे विचार आया कि पार्क के अंदर जाकर किसी पेड़ के तने से सर टेक कर बैठ जाए, मगर फिर उसने सोचा, व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मेरे विचार का शहजादा अब वहां नहीं आएगा, अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगा। जब वो ये सब कुछ सोच रही थी तो उसने अपनी मांग का सिंदूर पोंछ डाला और सुहाग बिंदिया खुरच डाली और पार्क की रेलिंग से अपनी सारी चूड़ियां तोड़ डाली, इस विश्वास के साथ कि अब सारे जीवन के लिए वो बेवा हो चुकी है।